हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेई। जैसा कि आप जानते हैं हम स्ट्रेट लाइन के एडवांस लेवल के PYQs कर रहे थे। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सर्कल का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसके जेई एडवांस लेवल के 2024 के क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं। लेट द स्ट्रेट लाइन y = 2x टच अ सर्कल विद सेंटर 0, अल्फा वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0 and radius r at a point a1. Let b1 be the point on the circle such that the line segment a1 b1 is a diameter of the circle. Let alpha plus r equals to 5 plus root 5. Then find the value of alpha r a1 and b1. एक्चुअल में ये क्वेश्चन मैच मेकिंग टाइप का था। मतलब इन्होंने आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा था, जिसमें कॉलम 1 के अंदर इन्होंने अल्फा आर A1 एंड B1 दे रखा था और कॉलम नंबर 2 के अंदर इन्होंने 6 ऑप्शंस दे रखे थे, जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन से इन सारे के सारे वेरिएबल्स को, अननोन्स को मैच कराना था। मैंने यहाँ पर जगह कम होने की वजह से केवल इनको ही लिख लिया है, क्योंकि अब हम जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर अल्फा और आर तो वैल्यू हैं और A1 एंड B1 यहाँ पर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट को, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट में जब भी कभी कोई हमारे पास क्वेश्चन आता है, चाहे वो मेंस लेवल का हो, एडवांस लेवल का हो, ओलंपियाड लेवल का हो, हम सबसे पहले ट्राई करते हैं उसकी एक रफ इमेजिनेटिव फिगर बनाने की, जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाए कि आखिर क्वेश्चन के अंदर चल क्या रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने XY एक्सिस को ड्रॉ कर लिया और जो जो इंफॉर्मेशन हमें इसमें बता रखी है, हम वो इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहे हैं लेट अ स्ट्रेट लाइन y = 2x टच अ सर्कल विद सेंटर 0, अल्फा वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0। तो समझने की कोशिश करते हैं। जब इन्होंने बोल दिया कि एक सेंटर किसी सर्कल का है 0, अल्फा करके और अल्फा ग्रेटर देन 0 है, तो हमें समझ में आ रहा है कि 0, अल्फा टाइप का जो सेंटर होगा वो y एक्सिस पर होगा और जब अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑब्वियसली वो जो सेंटर होगा हमारा x एक्सिस से ऊपर की साइड, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर ही अवेलेबल होगा। अब y = x वाली लाइन जो हमें पता है वो 45 डिग्री का एंगल बनाती है पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली y = 2x, मतलब 2 रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को। 2 जो स्लोप है 1 स्लोप से ज़्यादा होता है, तो ये लाइन 45 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा एंगल बना रही होगी। किससे? पॉजिटिव x एक्सिस से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अभी तक ये बात हमें समझ में आती है। और ये बोल रहे हैं कि ये जो सर्कल है ये इस y = 2x वाली लाइन को टच करता है। तो लेट से अभी के लिए हमने एक रफ सा सर्कल इस टाइप से बना लिया और इसका सेंटर ले लिया 0, अल्फा। ये लाइन हो गई हमारे पास y = 2x टाइप की। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर इन्होंने क्या बोल रखा है, रेडियस इस सर्कल की कितनी है हमारे पास r, और ये बोल रहे हैं कि ये जो लाइन y = 2x है इस सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करती है वो पॉइंट है हमारे पास A1। अभी के लिए लेट से दिस पॉइंट कैन बी टेकन एज O और इसके कोऑर्डिनेट हमें पहले ही बता रखे हैं 0, अल्फा। इसके आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, लेट B1 बी द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट द लाइन सेगमेंट A1 B1 इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये हमारे पास कितना हो गया, B1। हमें इसमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि अल्फा प्लस आर = 5 + √5। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा आर A1 एंड B1। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एडवांस लेवल का सर्कल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ईजी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे कैलकुलेटिव है लेकिन ईजी है। हमने सबसे पहले इसके अंदर देखा ये जो हमारे पास y = 2x टाइप की लाइन है, ये जब इस सर्कल को टच करके जा रही होगी तो बाय फिगर या बाय कैलकुलेशन हम ये बोल सकते हैं कि जब इस सेंटर पॉइंट
0 कॉमा अल्फा से इस लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये रेडियस के इक्वल होगा। बाय डेफिनेशन हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो हमने y इक्वल टू 2x वाली लाइन को थोड़ा सा सही से लिख लिया। इसको हम बोल सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। और इस लाइन पर जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया 0 कॉमा अल्फा से, तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ 0 माइनस अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये रेडियस के इक्वल। तो देखते हैं ये हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ माइनस अल्फा अपॉन रूट 5 इक्वल टू r, और यहां से हम बोल रहे हैं डायरेक्टली अल्फा इक्वल टू रूट 5 टाइम्स ऑफ r। यहां पर कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि यहां पर ये जो ये मॉडुलस लगा हुआ था, इस मॉडुलस को हटाने के बाद हमने प्लस माइनस का साइन नहीं लिया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है बाय फिगर एंड बाय कॉमन सेंस कि जब ये लाइन इस सर्कल को टच करेगी तो ऑब्वियसली ये सर्कल इस लाइन को बिना काटे ही एक्स एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ही बना हुआ हमें मिल पाएगा। उस कंडीशन में ये अल्फा भी पॉजिटिव आ रहा है और रेडियस भी ऑब्वियसली हमारे पास पॉजिटिव रहेगी। रेडियस तो वैसे भी हमारी पॉजिटिव ही रहती है, वो कभी नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन कोऑर्डिनेट के अंदर जो सेंटर कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा अल्फा, उसमें अल्फा हमारा नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि इन्होंने पहले ही बता रखा है कि अल्फा ग्रेटर देन 0 है और इस तरीके से है कि वो y इक्वल टू 2x वाली लाइन को टच करता है ये सर्कल। तो यहां से अल्फा इक्वल टू रूट 5 इंटू आर टाइप की एक इक्वेशन हमारे पास आ रही है। इसको हमने लेट से अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब जैसे ही हम क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये एक इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है अल्फा प्लस आर इक्वल टू 5 प्लस रूट 5। आपने इसको लिख लिया अल्फा प्लस आर इक्वल टू 5 प्लस रूट 5, और इसमें हमने ये जो अभी इक्वेशन नंबर 1 आई है इसको पुट कर दिया तो हमारे पास हो जाएगा रूट 5 टाइम्स ऑफ आर प्लस आर, और यहां से हमने रूट 5 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना बच रहा है, रूट 5 प्लस 1। ध्यान से देखेंगे अगर हम यहां से r को कॉमन ले लें तो कितना बच रहा है, रूट 5 प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास रूट 5 टाइम्स ऑफ रूट 5 प्लस 1, और रूट 5 प्लस 1 से रूट 5 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी रूट 5। तो एक वैल्यू तो हमारे पास इन 4 अननोन्स के अंदर कैलकुलेट होकर आ गई है। अब जब आपके पास r की वैल्यू आ गई है तो आप अल्फा की वैल्यू पे कैलकुलेट कर सकते हो। वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, r रूट 5 से r की वैल्यू रूट 5 है तो रूट 5 इंटू रूट 5, इसकी वैल्यू आ गई 5, तो अल्फा की वैल्यू भी आपके पास आ गई 5 यूनिट्स। अब हम बात करते हैं इस सर्कल पर अवेलेबल उस पर्टिकुलर पॉइंट A1 की जहां पर ये जो लाइन y इक्वल टू 2x है इस सर्कल को टच करती है। अब इस पॉइंट A1 को निकालने के हमारे पास 2 मेथड हैं, कम से कम 2 मेथड हैं। तो अगर हम पहले मेथड की बात करते हैं जो कि बहुत ही डायरेक्ट फॉरवर्ड है, तो हम समझ पाते हैं कि ये जो हमारे पास लाइन है OA1 वो इस y इक्वल टू 2x वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। जब ये लाइन OA1 इस लाइन y इक्वल टू 2x के परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन OA1 इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस लाइन होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप का रिलेशन है वो क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू -1। यहां से हम देख रहे हैं इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, 2, तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। और अगर हम इस OA1 लाइन को कैलकुलेट करना चाहें तो हम बोल सकते हैं फॉर लाइन OA1, यहां से हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी y माइनस y1, मतलब इस लाइन को कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक तो कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, एक तो पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होता है। स्लोप आपने कैलकुलेट कर ही लिया है और पॉइंट मेरे पास पहले से ही है 0 कॉमा अल्फा, और अब तो आप अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हो, तो सारी ही चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। हम इसमें लिख देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन OA1 के लिए
y माइनस y1 कितना है हमारे पास, ये अल्फा कितना है 5 इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है -12 इंटू एक्स माइनस x1, ये कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास 0, क्योंकि 0 ही बता रखा है यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस 10 इक्वल्स टू -x, जिसको ढंग से लिख देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब हम देख रहे हैं ये जो लाइन है OA1, इसकी जो इक्वेशन आ रही है वो कितनी है x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इसको अभी के लिए लेट से इक्वेशन नंबर हम 2 बोल देते हैं, और जो दूसरी लाइन है y इक्वल्स टू 2x, इसको भी लिख लेते हैं। हम ध्यान से देखते हैं ये दोनों लाइन जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं A1 पर। हमें A1 पॉइंट को भी बताना है, तो हम A1 पॉइंट को बोल सकते हैं, जब हम इन दोनों को ही सॉल्व कर देंगे, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करना चाहें तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 2x को या तो इसमें पुट कर दें या x की वैल्यू निकाल के हम इस दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। देख रहे हैं डायरेक्ट फॉरवर्ड कि अगर y इक्वल टू 2x अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो ये 2 इंटू 2x करके 4x हो जाएगा, x प्लस 4x इक्वल टू 10 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, और y की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पर 4। मतलब जो A1 कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो कितना आ रहा है डायरेक्ट फॉरवर्ड 2,4। अब हमें इसके अंदर B1 कोऑर्डिनेट को भी कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है। अब क्योंकि जो B1 कोऑर्डिनेट है वो A1 B1 से बता रखा है इन्होंने कि A1 B1 क्या है, डायामीटर है। तो A1 B1 की वजह से जो B1 है डायामीटर A1 B1 का एक्सट्रीम पॉइंट है, सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है A1। तो देखा जाए तो A1 B1 का जो मिड पॉइंट है वो क्या है हमारा सेंटर। तो इसमें हमें ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट फॉरवर्ड क्या बोल सकते हैं कि लेट से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस B1 इज लेट से x एंड y। तो अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि A1 के कोऑर्डिनेट तो आ ही गए हैं 2,4, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2, दिस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, ये सेंटर कोऑर्डिनेट यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -2, मतलब B1 का जो x कोऑर्डिनेट है वो -2 आ रहा है। और इसी तरीके से अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, ये अल्फा हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आपने निकाल रखी है 5, तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है आपके पास 6। तो जो B1 के कोऑर्डिनेट आ गए हैं हमारे पास वो कितने आ गए हैं -2 एंड 6। तो इस तरीके से हमारे पास अल्फा की वैल्यू, r की वैल्यू, A1 के कोऑर्डिनेट एंड B1 के कोऑर्डिनेट, चारों की चारों क्वांटिटी आ गई हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप का ये क्वेश्चन था, तो उसमें आप जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली रिस्पेक्टिवली उन ऑप्शंस को मैच करा देंगे और आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अभी के लिए हमने ये जो A1 और B1 वाला पार्ट है इसे मेथड 1 से सॉल्व किया था। अब हम इसका एक सेकंड मेथड भी देख लेते हैं कि अगर हमें इस पॉइंट को कैलकुलेट करना है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसके सेकंड मेथड की बात करते हैं। मेथड सेकंड किसके लिए, ये जो हमें कोऑर्डिनेट निकालना है A1 एंड B1 का, हम क्या करते हैं अभी के लिए इस सेकंड मेथड में A1 कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 y1, और हम देख रहे हैं क्योंकि ये ओरिजिन पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन y इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ पर इस पॉइंट को अभी के लिए हमने बोल दिया लेट से ये A1 हो गया, B1 हो गया, ये O इसको मान लिया है, तो अभी के लिए लेट से दिस पॉइंट इज T। तो हम इस लाइन के अलोंग इस पर्टिकुलर पॉइंट A1 को अगर सेकेंड मेथड से कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारे लिए हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, हमने पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करके इसके अंदर इस पॉइंट A1 के इस कोऑर्डिनेट x1 को लिख लिया। ये हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस TA1 कॉस थीटा, थीटा को अभी हमने इस एंगल को एज्यूम किया है जो कि स्लोप के अकॉर्डिंगली tan थीटा तो कितना दे रहा है हमें 2, जिसको हम बोल सकते हैं 2/1, और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब अगर हम एक
राइट एंगल ट्राइंगल को एज्यूम कर लेते हैं जिसमें परपेंडिकुलर तो 2 है और बेस 1 है, तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस आ जाएगा √5, तो 1/√5 एंड साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिया मतलब 2√5। तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा TA1 cos थीटा। और ध्यान से देखेंगे ये जो TA1 है, ये TA1 इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास लेंथ है r, रेडियस, ये हमारे पास आ चुकी है। रेडियस हमने कैलकुलेट करी थी √5 के इक्वल। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम बोल रहे हैं रेडियस का स्क्वायर प्लस TA1 का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस OT का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस TA1 का स्क्वायर इक्वल्स टू OT हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू आई थी 5, ये हो जाएगा 25। तो TA1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25 - 5 20। यहाँ से आपके पास TA1 की वैल्यू आ जाएगी TA1 इक्वल्स टू 2√5। ये लेंथ हो गई हमारे पास, तो ये आपके पास वैल्यू हो गई 2√5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1/√5। तो आपके पास x1 कोऑर्डिनेट आ रहा है 2। इसी तरीके से जब आप y1 कोऑर्डिनेट को पैरामेट्रिक फॉर्म से कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस TA1 साइन थीटा। और क्योंकि TA1 तो अभी आपने कैलकुलेट करा था 2√5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू थी हमारे पास 2/√5। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास y1 कोऑर्डिनेट के लिए कितनी आ रही है, √5 से √5 उड़ गया 4। तो हमारे पास A1 के कोऑर्डिनेट आ गए 2,4। और हम देख रहे हैं मेथड 1 से भी हमारे पास A1 के कोऑर्डिनेट कितने आए थे 2,4। अब ये जो B1 कोऑर्डिनेट है इसको हम ज़्यादा इजीली मिड पॉइंट थ्योरम से ही कैलकुलेट कर सकते हैं और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है JEE एडवांस 2023 का सर्कल का क्वेश्चन, जिसमें बोल रखा है लेट C1 बी द सर्कल ऑफ रेडियस 1 विद सेंटर एट ओरिजिन, लेट C2 बी द सर्कल ऑफ रेडियस R विद सेंटर एट द पॉइंट A 4,1 where R is greater than 1 but less than 3. Two distinct common tangents PQ and ST of C1 and C2 are drawn. The tangent PQ touches C1 at P and C2 at Q. The tangent ST touches C1 at S and C2 at T. Midpoints of the line segments PQ and ST are joined to form a line which meets the x-axis at a point B. If AB equals to √5, then we have to find the value of R square. क्वेश्चन जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेकर हमें दिया जाता है JEE एडवांस लेवल पर, वो उतना ही ज़्यादा अच्छी फिगर को ड्रॉ करवाता है। हमने एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन को पीस बाय पीस लिया और इसका एक रफ इंफॉर्मेटिव फिगर बनाना स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले XY एक्सिस को ड्रॉ कर लिया और इसमें हम सबसे पहले जो ये C1 सर्कल है विद रेडियस 1 इसको हमने ड्रॉ कर दिया। बिल्कुल रफ फिगर हम बना रहे हैं। ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट हो गया 0,0 और इसकी जो रेडियस है लेट से वो इन्होंने हमें जो बता रखी है इस तरीके से हमने ड्रॉ करके बना दी है, 1 हो गई है हमारे पास। अब क्या बोल रहे हैं ये तो पॉइंट हमारे पास कितना हो जाएगा 1,0, इसको अच्छे से लिख लेते हैं 1,0। अब ये क्या बोल रहे हैं कि C2 नाम का एक और सर्कल है जिसकी रेडियस तो हमें नहीं पता और इसको हम किससे इन्फॉर्म कर रहे हैं, शो कर रहे हैं R से, विद सेंटर एट पॉइंट A 4,1। तो हमने इसी डायरेक्शन के अंदर 4 डिस्टेंस तक चले और क्योंकि ये जो रेडियस हमारे पास 1 है तो ये ऑलमोस्ट इसी लाइन पर आगे चलकर यहाँ कहीं किसी एक पॉइंट पर बोल रहे हैं कि एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर है 4,1। अब इसकी रेडियस R के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है
और ये क्या बोल रहे हैं हमसे कि इसकी जो रेडियस है वो ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 3 है। ध्यान से देखते हैं, अगर हम ये पॉइंट हमारे पास कितना आ रहा है 4,0, इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये जो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास ये कितनी आ रही है 3 डिस्टेंस। हमसे बोला गया है जो इस सर्कल की रेडियस है वो r जो है 1 से तो बड़ी है बट 3 से छोटी है। तो जब ये डिस्टेंस हमारे पास 3 आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है जब इस पॉइंट को जब हम इस पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी 3 से कुछ ज़्यादा ही आ रही होगी। और अगर हम इस सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट से भी अगर मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 जो डिस्टेंस है इतनी कवर हो रही है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस है वो भी हमारी 3 से थोड़ी सी ज़्यादा ही आएगी। अब अगर हम यहाँ पर बनने वाले उस सर्कल को अगर ड्रॉ भी कर देते हैं तो वो सर्कल कुछ इस टाइप का सा ऐसा बनेगा कि वो सर्कल इस सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। इन्होंने C1 तो इस तरीके से दिया है कि उसका जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन है 0 0 और रेडियस दे रखी है 1, और जो हमें दूसरा जो सर्कल दे रखा है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो दे रखा है 4,1, लेकिन उसकी रेडियस r के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है इस तरीके से कि r इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3 कर रखा है। जब हम थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस का यूज करके अपने इस रफ फिगर के अंदर ही एक अनुमान टाइप से लगाते हैं कि आखिर ये सर्कल इस सर्कल के कितने नियरेस्ट आ सकता है, तो हम देखते हैं कि C1 और C2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब वो दोनों के दोनों सर्कल हम ये समझ पाते हैं कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या बोल रखा है, 2 डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स PQ एंड ST ऑफ C1 एंड C2 आर ड्रॉन। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमने 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ कुछ इस टाइप से कर दिया है और क्या बोल रहे हैं, PQ and ST of C1 and C2 are drawn. The tangent PQ touches C1 at P. ये सर्कल हमारे लिए C1 है, ये सर्कल हमारे लिए C2 है, इसको ये टेंजेंट कॉमन टेंजेंट P पर और इस C2 को Q पर, इसी तरीके से ST वाली जो हमारी टेंजेंट है वो S से इस सर्कल C1 पर टच करती है और T पॉइंट पर इस बड़े वाले सर्कल C2 को टच करती है। अब इसके आगे क्या बोल रखा है, मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स PQ, मिड पॉइंट लेट से इसका कोई मिड पॉइंट यहां पर है, लेट से वो R बना दिया अभी के लिए हमने, और क्या बोल रहे हैं हम, ऑफ लाइन सेगमेंट्स PQ एंड ST आर जॉइंड। तो अगर ये R1 बोल देते हैं और इसका मिड पॉइंट लेट से अगर हम R2 बोल देते हैं तो ये बोल रहे हैं कि इस लाइन सेगमेंट को जब हम मीट कराते हैं तो x एक्सिस पर ये किसी एक पॉइंट B पर मीट करती है। अब इन्होंने बोला है कि ये जो AB है, एक इसको बोला गया था इस पॉइंट को, इसके सेंटर पॉइंट को, तो इसके सेंटर पॉइंट से जब हमने इस A को इस B से जब हमने मीट करा दिया है तो ये डिस्टेंस हमें कितनी बता रखी है, √5। और अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि इसकी जो रेडियस होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी। बेसिकली रेडियस का स्क्वायर पूछ रहे हैं, R² की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन का ये जो हमने रफ फिगर बनाया है इसके बेसिस पर अब हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं जो एक सर्कल है इसकी तो हमें इसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन दूसरा जो हमारे पास सर्कल है C2, इसके अंदर रेडियस के बारे में नहीं बता रखा है, केवल रेडियस की रेंज बता रखी है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है, क्योंकि उसका अगर हम यूज़ करते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम तब भी रेडियस की रेंज का यूज़ करके कुछ ही चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमें अगर ये मिड पॉइंट वाली बात अगर समझ में आ जाती है तो हम बहुत सारी चीज़ें इजीली कर पाएंगे। सर्कल चैप्टर को पढ़ते हुए आप रेडियल एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं। 2 सर्कल के बीच में रेडियल एक्सिस
वो होती है जो उनकी कॉमन टेंजेंट्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर मिलती है। अब अगर ये बात आपको याद आ जाती है, समझ में आ जाती है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली भागते भागते हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भी आपको सर्कल C2 के लिए कुछ अजम्पशन करने पड़ेंगे। जैसे आपके पास ये सर्कल जो है, उसके लिए आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं हमारे पास इस छोटे सर्कल C1 के लिए जो इसकी इक्वेशन आ रही है वो कितनी हो जाएगी, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वस टू 1 का स्क्वायर, जिसको कि आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1। लेट से अभी के लिए आपने इसको बोल दिया है इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से जब आप C2 के लिए बात करते हैं, सर्कल C2 के लिए, तो इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में, स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 2y इक्वल्स टू आर स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं इसे यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 17। ये कुछ इसी टाइप की हमारे पास इक्वेशन आ रही है। इसको लेट से अभी के लिए मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। हम जानते हैं कि जब भी कभी हमारे पास दो सर्कल की इक्वेशन होती है और हमें उन दोनों ही सर्कल के ऊपर अगर कॉमन टेंजेंट्स के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है, जिसको कि हम रेडियल एक्सिस बुलाते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट फॉरवर्ड C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 इक्वल्स टू 0 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अगर किसी बच्चे को ये छोटी बेसिक बात अगर नहीं पता है तो वो मिड पॉइंट निकालने के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। बस ये उसको समझ में आ जाता है कि दोनों सर्कल को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास रेडियल एक्सिस, मतलब दोनों ही सर्कल के कॉमन टेंजेंट्स के मिड पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन मिल जाएगी, तो उसका काम बहुत ही ईजिली हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ले लेते हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। हमने इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस। और देखते हैं कौन कौन सी टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, बचेगा कितना, 8x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर प्लस 17 प्लस 1 18। तो हमारे पास इक्वेशन आ रही है 8x प्लस 2y इक्वल्स टू 18 माइनस आर स्क्वायर। और क्योंकि हमें इस इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस हमें ये पॉइंट भी निकालना है जो किस पर अवेलेबल है, एक्स एक्सिस के ऊपर। ये पॉइंट हमें क्यों निकालना है, क्योंकि हमें ए बी की डिस्टेंस बता रखी है √5, वही हमारे लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो हमें ध्यान देते हैं, हम यहाँ से इस पॉइंट बी को कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम y कोऑर्डिनेट को x एक्सिस पर 0 बना दें। तो अगर आपने y इक्वल्स टू 0 ले लिया तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट मेरे पास आ रहा है 18 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 8। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो b कोऑर्डिनेट हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बता रखा है वो किस पर बता रखा है, x एक्सिस पर बता रखा है, और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आपने यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल ली है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, वो आपने इस b के लिए लिख दी है। ये हो गया हमारे पास 18 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 8 एंड ये दिस 0। अब हमें क्या करना है, हमें इस ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा सोचना है। अगर आप इस ट्राइंगल के बारे में सोचते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये थोड़ा सा रफ फिगर करके समझाया था कि ये जो लेंथ है ये कितनी है, 1 है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है।
अगर आप ध्यान से देखो ये एक हाइपोटेनियस की तरह एक्ट कर रहा है ए बी, जिसकी वैल्यू कितनी है √15। अब अगर आप इस पर्टिकुलर लेंथ के बारे में सोचो, ये पर्टिकुलर लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। ये टोटल लेंथ ओरिजिन से हमें कितनी बता रखी है 4, और यहां से लेकर इस पॉइंट बी तक की लेंथ हमें बता रखी है 18 - r²/8, जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट करी है। तो सब चीज हमारे पास इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर अवेलेबल है। हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे और डायरेक्टली हमारे पास r² की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और हम बोल पा रहे हैं √5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस दिस बेस। ये बेस का इतना पार्ट हमें चाहिए, तो इतना पार्ट निकालने के लिए हम इस पूरे में से इतने पोर्शन को माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4, ये पूरी लेंथ 4 है, माइनस दिस लेंथ, ये कितनी है हमारे पास 18 - r²/8 का होल स्क्वायर। अब आपके पास दो तरीके हैं कि या तो आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, पूरा का पूरा ओपन कर दीजिए, या एक स्मार्ट तरीका है कि आप इसमें पहले सोचें कि आखिर क्या इसे बिना ओपन करे इन सारे के सारे स्क्वायर्स को क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 यहाँ पर लाकर 5 - 1 इक्वल्स टू 4 - 18 - r²/8 का होल स्क्वायर। इस तरीके से और हम यहां पर देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4, और इस 4 को भी आप बोल सकते हो 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 18 - r²/8 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा बस अब हमें यहाँ पर कॉमन सेंस लगानी है। हम जब यहाँ पर स्क्वायर को रिमूव करेंगे तब हम एक बार तो प्लस साइन के साथ इसे रिमूव करेंगे और एक बार माइनस साइन के साथ। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 4 - 18 - r²/8 इक्वल्स टू ±2। क्योंकि चाहे तो आप इस 2² को RHS में ले जाओ और चाहे आप इस क्वांटिटी को LHS में ले जाओ, ये क्वांटिटी कुछ a² - b² टाइप की बनेगी, जिसे ये a + b और a - b की तरह लिखी जा सकती है। अब इसको यूज करके यहाँ पर अब आपके पास केस 1 बनता है जब आप प्लस वैल्यू को लेंगे, और जब आपने प्लस वैल्यू को लिया तो ये हमारे पास +2 हो जाएगा। उस +2 को जब आप 4 के पास लेके जाएंगे तो वो 2 रह जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअल में आ रहा है 2 इक्वल्स टू 18 - r²/8, और यहाँ से 8 × 2 16 हो जाएगा, 16 18 के पास जाएगा, तो यहाँ से r² की वैल्यू आ रही है 2। तो एक वैल्यू तो आ रही है हमारे पास r² इक्वल्स टू 2। अब अगर हम केस नंबर 2 की बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर हम +2 के बाद अब यहाँ पर लेंगे -2। -2 को जब हम RHS से LHS में लेके आएंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 6। तो आप बोल सकते हो 6 इक्वल्स टू 18 - r²/8, और ध्यान से देखेंगे 6 × 8 48 हो जाएगा। 48 में से जब 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, और 30 इक्वल्स टू -r² आ रहा है। मतलब r² की इस सेकंड केस के अंदर जब हमने यहाँ पर -2 लिया, कोई भी रियल वैल्यू नहीं आ रही है। तो ये केस हमारे लिए कंसीडरेबल नहीं होगा, अमान्य हो जाएगा ये हमारे लिए। तो हमारे पास रिक्वायर्ड r² की वैल्यू कितनी आ रही है 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हमारी ये PYQs की जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कैसा भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।